सो स्टूडेंट, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपका ये मेंशन करता है कि इस प्रिंसिपल में फ्योल ने ये कहा है कि सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। सेंट्रलाइजेशन मीन्स आपके पास पावर जो होनी चाहिए वो सेंट्रलाइज होनी चाहिए, जहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है। सेंट्रलाइजेशन इज सेड टू बी एग्जिस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, कि आप डिसीजन ले सको। कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है उसके हाथ में पूरी पावर होती है कि वो पूरे डिसीजन ले सके। एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन्वॉल्व अ सिस्टमेटिक डिस्पर्जल ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और डिसेंट्रलाइजेशन ये कहता है कि डेलीगेट हो सके अथॉरिटी हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास, मैनेजर के पास डेलीगेट हो सकें इन ऑर्डर टू एनेबल ऑफ ऑल मैनेजर एट ऑल लेवल टू टेक डिसीजन, जिसके अकॉर्डिंग हर लेवल पे हर मैनेजर वर्क कर सके। जो मिडिल लेवल एंड लो लेवल मैनेजर हैं उसमें परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, जितने डिपार्टमेंट हैं उनके पास पावर अच्छे से जा सके। जैसे एक हम एग्जांपल गवर्नमेंट का ले लेते हैं। सेंटर में कौन है हमारा? नरेंद्र मोदी। तो वो क्या है, सेंट्रलाइज हो रही है अथॉरिटी डिसीजन लेने की, वहाँ पे है, वहाँ पे वो डिसीजन बना सकते हैं। उन्होंने कोई डिसीजन लिया, देन डिसेंट्रलाइज करी अथॉरिटी, सो वो कौन करेगा? जो हमारे यूपी स्टेट के मिनिस्टर्स हैं, जैसे हमारे योगी हो गए या फिर जितने भी स्टेट के सीएम हैं, सो वो अपने राज्यों के काम देखेंगे। सेंटर में कौन है? मोदी। डिसीजन लेने की पावर किसे है? मोदी को। ऐसी एक कंपनी में है, कंपनी में डिसीजन लेने की पावर किसे है? एमडी को, चेयरमैन को, वाइस प्रिंसिपल को। ठीक है, वाइस मैनेजमेंट जो होता है, ऐसे एक स्कूल का एक एग्जांपल ले लें तो वहाँ पे डिसीजन लेने की पावर किसे है? सेंट्रलाइज में कौन है? प्रिंसिपल। देन डिसेंट्रलाइज में कौन होता है कि वाइस प्रिंसिपल के पास सारा होता है, या कंपनीज में जितने भी मैनेजर्स होते हैं उनके पास सारा होता है कि वो पूरा एक फ्लो में डेलीगेट करें अथॉरिटी टू ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को। अगर प्रिंसिपल ने कह दिया एग्जाम इस डेट को होना है, तो फिर डिसेंट्रलाइजेशन में डेलीगेशन ऑफ वाइस प्रिंसिपल उसके अकॉर्डिंग ही मैनेज वैसे ही सिस्टम करेगा। स्कूल में एग्जाम के फॉर्मेट में अगर देखें, कंपनी में अगर कोई टारगेट के बेस पे देखें, अगर एमडी ने ये टारगेट रख दिया है तो मैनेजर उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगे। मीन्स क्या है इस प्रिंसिपल में कि हमें बैलेंस बनाते हुए चलना है, सबऑर्डिनेट इन्वॉल्वमेंट के साथ बैलेंस बनाते हुए चलना है। सबऑर्डिनेट इन्वॉल्वमेंट थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन विद मैनेजर रिटेंशन ऑफ फाइनल अथॉरिटी थ्रू सेंट्रलाइजेशन। मीन्स ये नहीं होना चाहिए कि कोई एम्प्लॉय मना कर दे कि हम ये डिसीजन नहीं मानेंगे। तो अगर किसी एम्प्लॉय में रिटेंशन हो गई, ये चीज़ आ गई कि नहीं ये हमारे साथ पक्षपात हो रहा है, हम ये चीज़ हमारे साथ हम नहीं कर सकते ये चीज़, तो ये चीज़ कौन देख सकता है, कौन समझ सकता है अच्छे से किसके अंदर क्या कैपेसिटी है? ये तो मैनेजर ही जानता है ना उस डिपार्टमेंट का। सो डेलीगेशन अथॉरिटी करने की, मैनेजमेंट करवाने की काम एम्प्लॉय से, ये डेलीगेशन की पावर किसे देनी है? डिसेंट्रलाइज किसे करनी है? ये डिसेंट्रलाइज जो करनी है वो आपके मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को करनी है। और जो डिसीजन फाइनल लेने की कि आपका टारगेट यही होना चाहिए, वो पावर किसके अंदर है? वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर है। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन मैनेजमेंट का जो होता है वो इस प्रिंसिपल में कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी और पावर इन फ्यू हैंड एट टॉप लेवल। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कि आपने अपने हाथ में एक पावर रखी कि आप डिसीजन ले सकते हो कि कब एग्जाम होने हैं, कब स्कूल ओपन होना है, कब स्कूल बंद होना है, कब कंपनी ओपन होनी है, कब कंपनी ऑफ होनी है। ये पावर एमडी के पास है, ये पावर सिर्फ प्रिंसिपल के पास है ऐसे स्कूल में। ठीक है, अब उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करवानी है पावर, डिसेंट्रलाइजेशन कैसे करवाना है, ये डेलीगेट कैसे करवानी है अथॉरिटी टू ऑल मैनेजर्स को। ठीक है, एम्प्लॉय से वर्क कैसे करवाना है। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये पावर किसके पास है? मैनेजर के पास। जितने भी कंपनी का मिडिल लेवल में जो काम करते हैं उसके मैनेजर्स के पास है ये पावर
कि वो अपने एम्प्लॉय से कैसे वर्क करवा सकता है, कितने टाइम में स्टैंड ऑफ उसे टाइम देख के कितने टाइम में वो अपना प्रोजेक्ट सक्सेसफुल करवा सकता है। ये पावर स्कूल में वाइस प्रिंसिपल के पास है कि वो कैसे अपने टीचर से वर्क लेके सिलेबस कंप्लीट करवा सकती हैं एंड वर्क करवा सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें डिसेंट्रलाइजेशन है, और ये पावर डिसेंट्रलाइजेशन की एक स्टेट के सीएम के पास है। सेंट्रलाइजेशन जो आपका हमारा प्राइम मिनिस्टर है, वो डिसीजन ले लिया उन्होंने, अब उसे कैसे हमें लागू करवाना है अपने एरिया में, डिसेंट्रलाइजेशन वो सीएम के पास, डिसेंट्रलाइजेशन सीएम एंड सेंट्रलाइजेशन पीएम। ये चीज़ माइंड में एक एग्जांपल सेट रखो, उसे याद करने में इजी रहेगा। जितने भी कंसंट्रेशन है अथॉरिटी का, सेंट्रलाइजेशन इन फ्यू हैंड एट टॉप लेवल मैनेजमेंट, एंड डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं। सेंट्रलाइजेशन में क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी इन फ्यू हैंड एट टॉप लेवल, एंड डिसेंट्रलाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये किसके पास है, डिसेंट्रलाइजेशन में। सो फ्योल ने इसमें ये कहा है, कंपनी जो होती है, कोई भी कंपनी में पूरी तरीके से सेंट्रलाइज नहीं होता, पूरी तरीके से कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज नहीं होता। देयर मस्ट बी कॉम्बिनेशन होता है, दोनों का कॉम्बो लेते हुए चलना होता है। कुछ सिचुएशन आपकी सेंट्रलाइज भी हो सकती हैं, कुछ डिसेंट्रलाइजेशन भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग किसके ऊपर होता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपका ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का है, कितना बड़ा है, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, और ये सारा कंट्रोल कौन करता है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जो आपकी सेंटर से है पावर। ठीक है, कि जितने भी सीएम हैं वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये पीएम चेक करेगा, ये प्रिंसिपल चेक करेंगे हर स्कूल के कि हर चीज़ अच्छे से मैनेज हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो सेंट्रलाइज में है वो सेंट्रलाइज में है, वो डिसीजन लेने की पावर सिर्फ सेंट्रलाइज में है, सेंट्रलाइजेशन। एंड डिसेंट्रलाइजेशन में मीन्स पावर को डेलीगेट कर दिया। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास अथॉरिटी है डिसीजन लेने की, लेकिन जो सिस्टमेटिक लेवल में काम करवाया जाएगा, एवरी लेवल में वर्क जो मैनेज हो सकता है, वो डिसेंट्रलाइजेशन करवा सकती है। ठीक है, सो आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई इसमें डाउट होना नहीं चाहिए। मेन पॉइंट इस पर कहता है कॉम्बिनेशन होना चाहिए हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में। ये की डिसीजन हमारा एक टॉप मैनेजमेंट से शुरू होता है, जो टॉप मैनेजमेंट में डिसीजन रखता है एक मैनेजमेंट अपने पास, और रूटीन डिसीजन में मैनेजर को मिडिल लेवल के या लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को दिया जाता है। या फिर एक स्कूल का भी एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है कि एक स्मूथ वर्क करवाना है अगर स्कूल में, तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन को हमें सोचते हुए चलना होगा। अगर इम्बैलेंस हुआ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में, तो कभी भी स्कूल का प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन नहीं कर पाएगा। ठीक है, हमें जो चेयरमैन है, डायरेक्टर है, प्रिंसिपल हैं, उनकी वाइस प्रिंसिपल हैं, उन सबकी बात हमें फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि वो सारे कितने हैं, टॉप लेवल के हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट में वर्क करते हैं। और मिडिल लेवल में जितने भी टीचर्स हैं उन्हें वही फॉलो करना होगा जो आपके प्रिंसिपल ने कहा है, वाइस प्रिंसिपल ने कहा है, उसके अकॉर्डिंग ही टीचर्स को वर्क करना होगा। जैसा डिज़ाइन क्वेश्चन पेपर का वाइस प्रिंसिपल ने ऑर्डर करा है, वैसे ही डिज़ाइन सिलेबस का क्वेश्चन पेपर का हमें करना पड़ेगा, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइजेशन हुई है एट डिफरेंट लेवल पे। ठीक है, तो ये एक स्कूल का भी स्मूथ रनिंग अगर हमें काम करना है स्कूल में, तो उसका भी एक एग्जांपल है। एक मैंने आपको गवर्नमेंट फील्ड कर दिया कि एक पावर सिर्फ डिसीजन लेने की पीएम रखता है अपने पास, वो सेंट्रलाइजेशन में, और डिसेंट्रलाइजेशन में हर सीएम हर उसके। लेकिन एक आप स्कूल का एग्जांपल ले सकते हो, एक कंपनी का ले सकते हो, कंपनी में आपका एमडी, डायरेक्टर जितने भी हैं वो सेंट्रलाइज में वर्क करते हैं, और जितने भी मैनेजर्स हैं वो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में वर्क करते हैं, वो उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं। बैलेंस होना चाहिए दोनों में, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के रिगार्डिंग। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका स्केलर चेन। इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अच्छे से डिस्कस करा। एंड इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव और देख लेते हैं। ये क्विक डिसीजन मेकिंग लेता है इस तरीके से, जब बैलेंस होगा, लीड टू एफिशिएंट एंड इफेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ गोल अचीव हो जाएगा। हेल्प टू रिड्यूस बर्डन ऑफ मैनेजर, जब एक जगह पावर अच्छे से ले ली गई है तो रिड्यूस हो जाएगा बर्डन ऑफ मैनेजर का, वो अच्छे से काम को डेलीगेट कर देगा, उसे पता है कौन किस फील्ड में अच्छा है, उससे वर्क कैसे लेना है। स्मूथ वर्किंग होती रहेगी ऑर्गेनाइजेशन में।
कुछ निगेटिव भी निकल के आ सकते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन गोल मे नॉट बी अकम्प्लिश्ड प्रॉपरली। ठीक है, जब तक सेंटर से आएगा नहीं कोई डिसीजन तब तक कोई भी मिडिल लेवल का डिसीजन ले नहीं सकता, इससे लेट हो सकते हैं काम, अच्छे से प्रॉपरली ना चले। कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में अगर टॉप लेवल से कुछ कहा सुनी हो गई है तो मिडिल लेवल वाले अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे, वो अच्छे से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो इससे क्या होगा, फंक्शन स्मूथली नहीं चल पाएगा। इनसफिशिएंट ऑथोरिटी मे लीड टू डिस्ट्रप्शन ऑफ वर्क। अगर इनसफिशिएंट ऑथोरिटी आ जाती है कि जैसे अभी मैंने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में समझाया, कुछ पावर अगर माइंड में आ गई है उसके अकॉर्डिंग वो वर्क अच्छे से नहीं डेलीगेट कर पा रहे हैं तो फिर डिस्टर्बेंस रहेगा काम करने में। डिसीजन मेकिंग में भी डिले, कभी कभी डिसीजन मेकिंग में डिले हो जाती है इस तरीके से। सो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव हो गए, एंड उसके भी ईजी हैं पीडीएफ के अगर आप लोगों को सही लगें तो पीडीएफ के देख लीजिएगा। अब आता है सेकंड आपका स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या है? इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में फ्यूल ने कहा है कि एक हमें लाइन ऑफ अथॉरिटी फॉलो करनी है, एक लाइन ऑफ अथॉरिटी जिसे हम हियरार्ची भी बोलते हैं। मैनेजर ऑफ कम्युनिकेशन एवरी इंफॉर्मेशन, किसी भी फील्ड में कोई भी इंफॉर्मेशन पास हो रही है तो वो स्केलर चेन को फॉलो करते हुए होगी। रिपोर्ट टू योर इमीडिएट बॉस ओनली। हर डिपार्टमेंट का, जैसे आपका सेल्स का सेल्स मैनेजर बॉस है, परचेज का परचेज मैनेजर बॉस है, हर डिपार्टमेंट का अपना अपना बॉस है, तो अपने अपने बॉस को इन्फॉर्मेशन देनी है। बॉस फिर आपको मेन सेंटर तक एमडी तक दे, वो उसकी है। रिपोर्ट टू योर इमीडिएट बॉस ओनली। टेक करने ऑर्डर फ्रॉम इमीडिएट बॉस एंड गिव ऑर्डर टू इमीडिएट सबऑर्डिनेट। हमने कोई बॉस से ऑर्डर लिए, मैनेजर्स ने एमडी से ऑर्डर लिए, फिर मैनेजर ने एम्प्लॉइज़ को ऑर्डर दे दिए। ठीक है, इमीडिएट सबऑर्डिनेट। टेक ऑर्डर फ्रॉम इमीडिएट बॉस एंड गिव ऑर्डर टू इमीडिएट सबऑर्डिनेट। एक लाइन को फॉलो करते हुए चलना है। अर्जेंट इन्फॉर्मेशन, अगर कोई अर्जेंट इन्फॉर्मेशन है तो चेन को हम ब्रेक कर सकते हैं, चेन को ब्रेक कर सकते हैं। अगर कोई स्पीडी कम्युनिकेशन करना है तो हम चेन को ब्रेक कर सकते हैं, शॉर्टकट ले सकते हैं, वो बॉर्डर लाइन बोली जाती है, उसे हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। ठीक है, अगर किसी एम्प्लॉय को तुरंत बात करनी है सीनियर ऑफिसर से तो उसे इमीडिएट बॉस को, जो उसके डिपार्टमेंट का बॉस है, उससे बातचीत काटनी पड़ेगी। मैनेजर से बात नहीं करेगा, उसे एमडी से बात करनी है और ज़रूरी है, उसके लिए टाइम की कमी है, तो वो उसका शॉर्टकट ढूंढेगा। वो शॉर्टकट क्या हो गया? गैंग प्लैंक। उसे हम वायलेट करना भी कह सकते हैं एक तरीके से, कि वायलेट कर दिया उसने स्केलर चेन, मतलब एक तरीके से स्केलर चेन को तोड़ दिया है। स्केलर चेन आपकी कैसी होती है? ऐसी। दो इसमें सीढ़ियाँ होती हैं, ए बी सी डी ई एफ एल एम एन ओ पी। जैसे अब इसका हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ए हु हैज़ अ 2 line authority, 1 line B C D E F and another line L M N O P. E has to communicate with O, अगर E को communicate करना है O से, is at the same level of authority and he has to transfer the root. E D C B A L M N O, अगर इसे पूरी स्केलर चेन वो फॉलो करेगा तो वो बिल्कुल सिस्टम से चलेगा। पहले ई डी से, फिर डी सी से, सी बी से, बी ए से। जैसे ये सेल्स है, सेल्स परचेज से कहेगा, परचेज उससे कहेगा ऊपर वाले बॉस से। देन इधर हमारा एमडी है। ठीक है, ये हमारा एमडी हो गया। एमडी तक बात पहुंचने के लिए एक सिस्टम से जाएगा रूट। ठीक, ऐसे सिस्टम फॉलो करते हुए बात हमारी लिंक होगी। ठीक है, अगर कोई इसे अपनी कोई बात रखनी है, वो पूरे मैनेजमेंट में रखवानी है, सो ये सारी बातें पहले अपने एक मैनेजर से क्लियर करवाएगा, फिर दूसरे मैनेजर से साइन करवाएगा उस रिपोर्ट फाइल पे, फिर तीसरे से, फिर फाइनली बॉस। और फिर बॉस उस मैसेज को सब पे डेलीगेट करेगा। ओके, तो पूरी एक चेन फॉलो हो गई। अब उसे डायरेक्ट ये चीज़ इससे ओ से करवानी है, और काम किससे करवाना था? ओ से। तो उसने मगर उसे फॉलो करनी पड़ी स्केलर चेन। ये एक सिस्टमेटिक वर्क हो गया। अब उसे चाहिए, उसे जल्दी से जल्दी ओ से कम्युनिकेट करना है, तो वो क्या करेगा? एक बॉर्डर लाइन फॉलो करेगा, शॉर्टकट करेगा। उससे हम क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक।
कि डायरेक्ट ना साइन करवाएगा ना कुछ करवाएगा, डायरेक्ट कम्युनिकेट कर लेगा ई डायरेक्ट ओ से कि ऐसा ऐसा है, ये काम ऐसे होना है। लेकिन वो कोई ज़्यादा अर्जेंटली काम नहीं होगा, थोड़ा छोटा मोटा काम, तो वो डायरेक्ट गैंग प्लैंक को हम फॉलो कर लेंगे। मतलब दिस इज ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन बीइंग फॉलो इन दिस सिचुएशन। अगर स्केलर चेन का प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, कुछ बात है, लेकिन अगर इमरजेंसी बात करनी है उसे, ई को डायरेक्टली कांटेक्ट करेगा ओ से थ्रू गैंग प्लैंक से, क्योंकि एक टर्म होती है हमारी गैंग प्लैंक की भी, तो वो गैंग प्लैंक को फॉलो करते हुए, सारी चीज़ें नहीं फॉलो करते हुए सिस्टम डायरेक्ट बात कर लेगा ओ से। तो इस प्रिंसिपल में सिर्फ हमारी यही बात है कि इसमें फ्लोल ये कहना चाहते हैं कि एक फॉर्मल लाइन को फॉलो करना है अथॉरिटी को हाईएस्ट से लोअर लेवल पे जाने के लिए, लोअर रैंक पे जाने के लिए, जिसे हम बोलते हैं स्केलर चेन। तो इसे हर ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं, टॉप से बॉटम कोई भी चीज़ कम्युनिकेट करने के लिए, मैनेजर सबऑर्डिनेट से बातचीत करने के लिए एक चेन को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर उससे कोई इमरजेंसी बात करनी है, शॉर्टकट ढूंढा जाएगा और बात करी जाएगी, उसे हम बोलेंगे गैंग प्लैंक। इसके पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं कि इससे स्मूथ वर्किंग और सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन रहता है। जब एक से ऊपर, ऊपर से नीचे सिस्टमेटिक वर्क करेंगे ना, तो सिस्टमेटिक में कोई हमारा काम आराम से चलेगा। सिस्टमेटिक वर्किंग होगी ऑर्गेनाइजेशन की, इंक्रीज करेगी वर्क एफिशिएंसी, फैसिलिटेट होगी कंट्रोल करने में कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये सारे प्रिंसिपल हमारे पॉजिटिव देंगे। दूसरे कभी कभी हमें निगेटिव भी दे देते हैं, जैसे एडवर्स इफेक्ट मिलेगा वर्कर को एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। जब वो पूरी चेन फॉलो करेंगे तो थक नहीं जाएंगे, उन्हें मतलब इरिटेशन नहीं होने लगी वर्क करने में कि लॉन्ग प्रोसेस से नहीं पड़ेगा, तो उनकी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस पे भी एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। वो नहीं अचीव कर पाएंगे डिज़ायर गोल, है ना, कि जो उन्हें एक तरीके से, जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक बात पहुंचती है तो उसकी जो सच्चाई होती है वो चली जाती है। अगर वो डायरेक्टली उसी पर्सन से बात कर रहा है तो वो बनी रहती है। जैसे अब डायरेक्टिंग वाले चैप्टर में आपको ये चीज़ पता चलेगी कम्युनिकेशन स्किल की, कि अगर एक पर्सन से ही बात कर रहा है, बीच में थर्ड पर्सन नहीं आया है, तो उसमें बिल्कुल ट्रुथ पहुंचेगा। अदरवाइज कुछ ना कुछ बात में, तो वही जब चेन फॉलो होगी तो वही चीज़ इसमें बताया है, वो अपना पूरा अचीव नहीं कर पाएंगे जो उन्हें गोल अचीव करना है। इट विल बी डिफ़िकल्ट टू क्रिएट कोऑर्डिनेशन। कभी कभी अगर ऊपर के बॉस से कोई बात नहीं बनती है, इसके लिए किसी मैनेजर की किसी से डिस्प्यूट है, तो कभी कभी कोऑर्डिनेशन क्रिएट करने में डिफ़िकल्टी होती है, और ये फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में भी डिस्टर्ब लीडिंग टू चूज ऑफ कन्फ्यूज़न। कभी कभी ये सारी, जब हम फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन की चेन फॉलो करते हैं तो कभी कभी कन्फ्यूज़न भी काफ़ी क्रिएट हो जाता है ना। तो ये स्केलर चेन का प्रिंसिपल के पॉजिटिव भी निकल के आया और निगेटिव भी, तो ये एक फ्योल ने बताया है। इस प्रिंसिपल ने ये कहा है कि एक लाइन को फॉलो करेंगे जितने भी सुपरवाइजर हैं, जितने भी हाईएस्ट लेवल पे मैनेजर जो वर्क करते हैं, अगर लोअर लेवल को मैनेजर से बात, लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉय को बात करनी है मैनेजर से, तो वो स्केलर चेन को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो कोई चेन को स्किप कर देंगे एंड अपनी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन उन तक दे देंगे। तो इससे क्या होगा, सिस्टमेटिक फ्लो हो रही है इन्फॉर्मेशन, पॉजिटिव ये निकल के आए, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। निगेटिव निकल के आए, कभी कभी कम्युनिकेशन गैप भी हो सकता है, कोई क्लैरिटी नहीं पहुंचेगी, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये यही मैनेजर ये कहना चाहते हैं कि एवरी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट अच्छे से हो सके। ठीक है, एक बॉस हो, इमीडिएट वन बॉस ओनली, और इमीडिएट गिव इन्फॉर्मेशन टू सबऑर्डिनेट। ठीक है, कोई अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट देनी है तो आप ब्रेक भी कर सकते हो चेन। सो कंप्लीट हो गया आपका इसमें दोनों प्रिंसिपल। ये दोनों इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने अच्छे से अलग इसकी पीडीएफ फाइल बना के एंड एक्सप्लेनेशन अच्छे से भेज दिए, आप अच्छे से समझ जाइएगा। इंपॉर्टेंट है इन दोनों प्रिंसिपल बोर्ड के लिए।